नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, नहीं होता है कि कोई स्टूडेंट जो है, मान लीजिए आपका दोस्त ही ज़्यादा पढ़ने लगेगा तो आप लोग क्या करते हैं कि भाई ज़्यादा पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, है ना, ताकि अपने में क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ पे नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। मीडियम के छात्र इस वीडियो को देख सकते हैं, दोनों में इसकी पीडीएफ अवेलेबल है एनालाइज फॉर यू ऐप में, या नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं। यदि हम झारखंड सीजीएल की बात करें, बिहार सीजीएल, बिहार इंटर लेवल, साथ ही साथ तमाम जितने भी एग्जाम है इंडिया लेवल के, जहाँ पे साइंस से यदि सवाल पूछे जाते हैं तो यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। कई प्रकार के आपके मन में सवाल होते हैं और सवाल भी आता है, जैसे मान लीजिए किशमिश है, या कोई मान लीजिए छवाड़ा है, खजूर है, या किसी प्रकार का मटेरियल है, पानी में डुबोते हैं फूल जाता है। आखिर किस प्रकार की क्रिया होती है, किस प्रकार के सॉल्यूशन में डालेंगे ये फूलेगा? क्या एक बहुत टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, 3 टाइप के बेसिकली सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, उसके बाद हम लोग आइसोटोनिक। तो उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर मान लीजिए ये गाढ़ा सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या फूलेगा? नहीं फूलेगा, क्या कारण है, उस पर पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास 9 का ये चैप्टर है, तो क्लास 9 वाले विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले यदि बात करें तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आपको मालूम है सेल है। सेल डेफिनेशन क्या है उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, मगर उसके पहले की कहानी समझिए कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो सेल की डिस्कवरी के पीछे रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। उसने एक माइक्रोस्कोप बनाया, कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। हुक ने खुद यह बनाया था, क्योंकि उस टाइम में माइक्रोस्कोप, मतलब कि उस टाइम में उतनी डेवलप माइक्रोस्कोप थी नहीं। तो यहाँ पे उसने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया, जो कि स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का था। 1670 की बात है। इस टाइम में क्या हुआ कि 1665 में, देखिए ये 1665-70 की बात है ये, और इसमें उसने क्या किया कि एक कॉर्क लिया और कॉर्क को उसने माइक्रोस्कोप से देखा। ठीक है, तो कॉर्क जो होता है एक मतलब कि प्लांट से ही निकलता है। तो बेसिकली उसने क्या देखा कि इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर वो दिखी, तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं उसने देखा। और इसमें बेसिकली क्या है, इसने इसे सेल का नाम दे दिया। बेसिकली सेल एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार की जालीनुमा, मतलब इस प्रकार की जालीनुमा जो है स्ट्रक्चर उसने देखी, और इसको कहा कि भाई दिस इज लिटिल रूम। ठीक है, तो सेल, सबसे पहले तो सवाल यहीं से एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ भाई सेल का मतलब क्या होता है। तो सेल जो है एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। और यदि बात करें अगले सवाल की, कि सवाल यदि पूछ दे कि कब इसकी डिस्कवरी की गई थी, तो 1665 में अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। ठीक है, और एनसीईआरटी ही आपका जो एक्चुअल जो डेटा है वही सरकार मानेगी। अन्य बुक में यदि कुछ और लिखा गया है उसको नहीं पढ़िए। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि रॉबर्ट हुक की बात करें कि ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो इंग्लैंड के एग्जाम में कई बार पूछा है, जैसे सीजीएल में तो कई बार पूछा है कि ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं। आगे बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। अब यहाँ तक तो हमने जान लिया कि सेल की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कर दी। अब क्या हुआ कि कुछ और भी एक्सपेरिमेंट हुए, और उसमें लियोन हॉक ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। 1674 की बात है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इनकी तस्वीर, ये है एंटोनी आपका लियोन हॉक। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखा कि लिविंग सेल जो है वो पॉन्ड वाटर में, मतलब तालाब के पानी में लिविंग सेल अवेलेबल हैं, इसकी इसने पुष्टि कर दी। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि किसने बताया कि लिविंग सेल इज प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर। आंसर होगा लियोन हॉक। चलिए आगे बात करेंगे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट आपको मालूम है कि ऐसे बायोलॉजिस्ट होते हैं जो माइक्रो, काफी सूक्ष्म चीजों की जो है खोज करते हैं या उन पे स्टडी करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की। देखिए सेल के बारे में हम लोग डीपली जानेंगे कि सेल में कहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीजों को समझेंगे। मगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप समझ जाइए पहले कि क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगला हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। आपको मालूम है कि सेल में न्यूक्लियस होता है ना, तो सेल में न्यूक्लियस कहाँ होता है, तो मैं आगे पिक्चर आपको दिखा दूंगा। उसके पहले आपको तो मालूम ही है कि मान लीजिए एक सेल है, तो सेल में एक न्यूक्लियस होता है, राइट। तो न्यूक्लियस जब होता है तो इसकी डिस्कवरी किसी ने जरूर करी होगी। तो एग्जाम में सवाल पूछ दे कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। एग्जाम में याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन इज द आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस की खोज कर डाली। आगे बात करें तो ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, तो स्कॉटिश थे, स्कॉटलैंड के ये साइंटिस्ट थे। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं रॉबर्ट ब्राउन की तस्वीर, और ये आप न्यूक्लियस की तस्वीर यहाँ पे देख पाएंगे कि जब आप सेल यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्लांट सेल, ठीक है। दिस इज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या है, प्लांट सेल है। प्लांट सेल में क्या होता है इस पे हम आगे चर्चा करेंगे अभी, मगर उसके पहले क्या है देख लीजिए कि चूंकि हम न्यूक्लियस की बात कर रहे थे कि न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, तो न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे ऊपर में जो है सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके भीतर दिखेगा, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मगर जब आप देखेंगे एनिमल सेल में तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखेगी मगर सेल वॉल नहीं दिखेगी। खैर हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो इस पर हम लोग डिटेल देखेंगे, तो थोड़ा सा फैक्चुअल और भी क्या क्या सवाल बनते हैं आप आगे देखते हुए चलिए। अब आगे बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म की। अब एक प्रोटोप्लाज्म की खोज करी गई। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है उस पर अभी जस्ट तुरंत बात कर लेंगे, मगर देखिए आप पहले देख ही लीजिए कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, ताकि आपको आइडिया लग सके कि है क्या भाई, तभी तो हम जानेंगे खोज कहाँ से हुई। देखिए यदि प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये है पूरा सेल। सेल में आप देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस जो यहाँ पे होती है उसकी बाहर की जो आवरण होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो साइटोप्लाज्म। ये सारी चीजें क्या है, जो लिक्विड मटेरियल है इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो और यहाँ पे जो है अंदर में जो सेंटर में है, हो सकता है ये थोड़ा साइड में भी रहे, ऐसा हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म ये हो गया और न्यूक्लियस ये हो गया, दोनों को मिला के मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को आप बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। समझ गए। यदि आपसे एग्जाम में सवाल पूछे कि साइटोप्लाज्म क्या है, तो न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। हो गया क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटोप्लाज्म की जो खोज है वो किसने करी थी, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पी फॉर पुरकिंजे एंड पी फॉर प्रोटोप्लाज्म। आप आराम से याद रख सकते हैं, पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की। खोज करने का मतलब है उन्होंने ये नाम दिया कि भाई ये प्रोटोप्लाज्म है। कब दिया, 1839 में दिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये किसका बना होता है, तो ये फ्लूइड सब्सटेंस है। ये जो है ना ये कैसा फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब पानी टाइप का है। तो आपको मालूम है जब आप सेल अंदर देखते हैं तो पानी पानी टाइप का जो है, ब्लू है पानी पानी है ना, तो इस टाइप का आप देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई जो कि हमने नोट में लिख रखा है, ठीक है। आप जब मेरी पीडीएफ नोट्स पढ़ेंगे तो आप खुद से भी आराम से बिना वीडियो भी देखे कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए साइटोप्लाज्म इज ऑल द कंटेन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो हमने इस पे बात कर ही लिया है, इस पे डेफिनेशन आप खुद पढ़ लीजिएगा, हमने बता दिया इसके बारे में। ठीक है, क्या है साइटोप्लाज्म, तो अंदर न्यूक्लियस के बाहर की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म हमने देख लिया कि ये पूरा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिख रखा है। अगली डिस्कवरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आता है स्लेडन एंड स्वान। ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें करी और उन्होंने दिया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी कहता है कि कोई भी प्लांट हो या एनिमल है ये सेल से बने होते हैं और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग जब सेल की डेफिनेशन देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सजीवों की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को सेल कहते हैं। फंडामेंटल जो यूनिट होती है स्ट्रक्चरल एंड आपका जो फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल, इंग्लिश में हम ऐसे बोलते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये बातें किसने बताई, ये इन दो साइंटिस्टों ने बताई। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। आगे बात करते हैं और आगे है विर्चॉ। इन्होंने क्या बातें करी, चलिए हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो सेल थ्योरी है उनको इन्होंने एक्सपेंड करा। उन्होंने कहा कि जो नए सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, मतलब पहले कोई सेल है उसी से ये बनेगा। आगे हम लोग देखेंगे इसी का कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे कि सेल बनते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रिप्रोडक्शन होता है ना, जैसे फादर मदर से क्या बनता है, तो एक बेबी का निर्माण होता है। कई बार असेक्सुअल भी होता है, ठीक है, तो उनके सेल से ही बनता है, ठीक है। कई बार हम लोग तो ये देखते हैं। दूसरी चीज मान लीजिए प्लांट ही है कोई, या कोई मान लीजिए कि हमारे ह्यूमन ही है या कोई एनिमल है, मान लीजिए इसके सेल में ग्रोथ हो रहा है। आप बच्चा देख रहे हैं, जन्म लेता है कितना छोटा सा रहता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी एज हो जाती है, इसमें भी तो ग्रोथ हो रहा है। तो इसमें दो टाइप्स का ग्रोथ, एक तो आप देख पा रहे हैं कि कोई इंडिविजुअल ग्रोथ कर रहा है,
दूसरी चीज आप रिप्रोडक्शन भी देख रहे हैं कि एक बंदे से कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म फिर निकल रहा है, ठीक है। ये दो तरह की चीजें होती है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। माइटोसिस एंड मियोसिस, व्हाट इज माइटोसिस एंड मियोसिस? तो ये सेल डिवीजन होता है, ये सेल का डिवीजन होता है, उसको आगे इसी चैप्टर में हम लोग अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिल के बारे में। ऑर्गेनिल क्या होता है भाई? तो ऑर्गेनिल बेसिकली क्या होता है कि जब हम बात करें एक ऑर्गेनिल क्या हो, एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक या ज्यादा स्पेसिफिक जॉब, मतलब एक से ज्यादा कार्य या एक कार्य करने की क्षमता होती है। अब बोलोगे सर ये क्या चीज हो गया, नई चीज हो गई? देखिए अब बेसिकली होता क्या, देखिए कि सेल की हम लोग बात कर रहे थे अभी कि हाँ भाई एक सेल होता है, सेल से ही सारी जीव जो है वो बनी होती है, राइट। अब इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस बने होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें लाइसोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको मालूम है कि पावर हाउस होती है, लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग कहते हैं। ये सारी डिस्कशन आगे हम लोग डिटेल में करने वाले हैं इस वीडियो में, मगर ये तो हम लोग कहते हैं। तो ये जो लाइसोसोम देख पा रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा मेन मुद्दा पे चलते हैं। और हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे डिफ्यूजन आ चुका है, और डिफ्यूजन से भली भांति लोग परिचित होंगे। डिफ्यूजन होता क्या है? दो टर्म आपको देखने को मिलता है, एक तो डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस। क्या होता है बेसिकली डिफ्यूजन? आप देखेंगे किसी भी सॉलिड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है, गैस में भी हो सकती है। मगर जो ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या होती है? तो ये लिक्विड में होती है। बेसिकली वाटर इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है जब हम लोग प्लांट सेल की बात करते हैं, एनिमल सेल की बात करते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आखिर ये होता क्या है। डिफ्यूजन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल मूव्स करते हैं। किससे मूव करते हैं? तो लोअर कंसंट्रेशन से, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन से सॉरी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। देखिए ये हायर कंसंट्रेशन है, मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ, हम बात करें सॉल्यूट की जो इसमें मिला हुआ है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो गाढ़ा जो होता है, गाढ़ा, ठीक है, गाढ़ा जो होता है उससे कम की ओर जाता है। जैसे हम बात करें, मान लीजिए डिफ्यूजन का एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे सनलाइट है, काफी गर्मी हो रखी है, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, यहाँ की हवा गर्म हो गई, हवा गर्म हो गई तो हवा फैलेगी। जब फैलेगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे अगल बगल की जो ठंडी हवाएं हैं जो फैली नहीं है, जहाँ पे एयर काफी मतलब कंसंट्रेटेड अवस्था में है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो एयर यहाँ पे खाली जगह को जहाँ पे गर्म है उसको भरने आएगी। मतलब आप देख पा रहे हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो है यहाँ पे फ्लूइड का क्या हो रहा है, तो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। आप देख पा रहे हैं कितना गाढ़ा लग रहा है, इसमें पार्टिकल्स दूर दूर है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट का मतलब होता है जो विलेय है, मतलब घुला हुआ है। और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट मतलब जो घोलने वाला है, हिंदी में इसको बोलते हैं विलायक। जैसे पानी में आप चीनी मिला दीजिए, पानी में चीनी मिला दिए, पानी क्या है? सॉल्वेंट है, विलायक है, घोलने वाला है। चीनी क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है। ये टर्म काफी ज्यादा भी इंपॉर्टेंट होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की और मूवमेंट ही, पार्टिकल का मूवमेंट ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है, आप देख पा रहे हैं, डिफ्यूजन। इसमें पूरे पार्टिकल्स का मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। और हमने बोला सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में ही ये हो सकता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस को समझने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा, तब आपको इसको ज्यादा से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास घर में पानी है, ठीक है, एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें कुछ किशमिश के दाने डाल दीजिए। आप देखेंगे कि किशमिश के दाने क्या हो गया? फूल गए हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? वो फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। मगर उसी किशमिश के दाने को आप क्या करिए, बिल्कुल एक गाढ़ा सा, जैसा कि मिठाई वाला रस नहीं होता है, उस तरह से चाशनी बना लीजिए, और फिर उसी किशमिश के दाने को आप इसमें डाल के एक बार देखिए, वो नहीं फूलेगी उतनी, ठीक है। तो दोनों के पीछे क्या कारण है उसको समझिए, तो आपको आराम से समझ में आएगा कि ये जो ऑस्मोसिस होती है वो होती क्या है। बेसिकली ऑस्मोसिस करती क्या है कि इसमें मान लीजिए कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक मैंने बोला कि इसमें किशमिश है या छोड़ा है, मान लीजिए, ठीक है, ये है। अब ये फूल जाती है, ठीक है, पानी में रखने के बाद। क्यों फूल जाती है? क्योंकि हमने बोला कि ये जो पानी आप रखे हैं इसमें, ये जो पानी है इसमें, ये पानी क्या है?
तो पानी बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ा नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश वाटर है, घर से आपने फिल्टर से निकाल के मतलब फ्रेश पानी है, ठीक है। मतलब इसमें सॉल्यूट नहीं है, सॉल्यूट की मात्रा नहीं है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ घुला हुआ नहीं है, मतलब पतला है, समझिए आप नॉर्मल लैंग्वेज में तो ये पतला है, गाढ़ा नहीं है, जो लिक्विड है वो पतला है, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, अब होगा ये कि ये जो किशमिश के दाने हैं, ठीक है, किशमिश के जो दाने हैं इसमें क्या होगा कि किशमिश का दाना में पानी घुसेगा, ठीक है, पानी क्या होगा अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। अंदर की ओर इसलिए जाएगा क्योंकि किशमिश के अंदर क्या है कि हाई कंसंट्रेशन है, किशमिश के अंदर क्या है हाई कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये पानी प्रयास करेगा कि हम दोनों को बराबर कर दें, मतलब बाहर पतला है तो अंदर भी बिल्कुल पतला होना चाहिए, मतलब जो उसमें सॉल्यूट घुले हुए दोनों की मात्रा जो है वो बराबर होनी चाहिए और ये तब तक घुसता रहेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, मतलब पूरी तरह पार नहीं होने वाला, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हाई वाटर कंसंट्रेशन, हाई वाटर कंसंट्रेशन का मतलब पानी की मात्रा ज्यादा, हाई वाटर कंसंट्रेशन का मतलब ये ना समझे कि ये उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब वो गाढ़ा है, ये मत समझिए। इसका मतलब ये है कि वाटर की मात्रा ज्यादा है और सॉल्यूट जो है उसमें घुला हुआ चीज कम है, ठीक है। टू एन एरिया ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, जहां पे पानी कम है, जैसे किशमिश में छुआरा में पानी है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल सूखा हुआ है, तब ये तो घुस रहा है। यदि आप इसी को अंगूर डाल दीजिए, क्या घुसेगा पानी, क्यों नहीं घुसेगा, क्योंकि इसमें वाटर कम है। तो वही लिखा है देखिए, लोअर वाटर कंसंट्रेशन किस तरफ जाता है, जब लोअर वाटर कंसंट्रेशन है, मतलब जो सूखी हुई चीज है उसी में घुसेगी ज्यादा। समझ गए बात, चलिए आगे बात करते हैं और इसी से संबंधित कुछ सॉल्यूशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वही यहाँ पे मैंने दिखाया है यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से कि ये जो है शुगर मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो आप यहाँ पे ब्लू कलर का देख पा रहे हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो व्हाइट कलर का देख पा रहे हैं ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वाटर ज्यादा है, वाटर ज्यादा का मतलब है इसमें घुला हुआ चीज कम है, सॉल्यूट कम है, ठीक है। अब घुला हुआ चीज कम है और इसमें क्या है शुगर मॉलिक्यूल डाला हुआ है। अब क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टी होगी कि भाई ये थोड़ा ज्यादा गाढ़ा है तो इसको पतला किया जाए, ठीक है। नहीं होता है कि कोई स्टूडेंट जो है, मान लीजिए आपका दोस्त ही ज्यादा पढ़ने लगेगा तो आप लोग क्या करते हैं कि भाई ज्यादा पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, है ना, ताकि अपने में क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो वही चीज यहाँ पे कर रहा है कि भाई बहुत ज्यादा पढ़ाकू हो गया, तुम बहुत ज्यादा चीनी मिला लिया अपने में, तुम कम करो चीनी को, ठीक है। और ये क्या करेगा, पानी जो है इस तरफ चला जाएगा और ये दोनों को इक्वेट कर देगा। इसलिए आप देख पा रहे हैं इसके जो वाटर लेवल है कम हो गई है। हालांकि इस प्रोसेस में इधर से भी जाएगा और इधर से भी जाएगा, मतलब जाना आना लगा हुआ है, मगर इससे ज्यादा जाएगा इस तरफ से इस तरफ। इसलिए देखिए इसमें 1 2 3 4 एरो है, मगर आने वाला 2 ही एरो है। ज्यादा इसलिए जाएगा क्योंकि हमने बोला कि इसमें पानी ज्यादा है और ये गाढ़ा ज्यादा है, तो गाढ़ा को पतला करना है। समझ गए बात, चलिए आगे बात करते हैं। इससे संबंधित एक सवाल एग्जाम में पूछता है, आपका सवाल है कि व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन। यदि शुगर सॉल्यूशन में आप डाल दें तो क्या होगी, ठीक है। तो इसमें से 3 चीजें हो सकती है। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, फिर आएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं भाई, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जैसा कि हमने बोला कि छुआरा या किशमिश है आपके पास, आप क्या करिए एक ऐसे पानी में डालिए जो बिल्कुल पतला है, ठीक है। पतला है तो पतला में क्या हो जाएगा, हमने बोला कि ये फूल जाएगा। इसी टाइप के सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझ गए बात, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा यही, जो सेल है वो फूल जाएगा। तो जो भी आप एनिमल सेल डाल रहे हैं या प्लांट सेल डाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ये एक तरह का सेल ही है, ये क्या प्लांट सेल है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हाइपोटोनिक खत्म। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। ये हमने यहाँ पे फिगर के जो है तरीके से बताया है, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं फिर फिगर में आएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आइसोटोनिक का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है बराबर, सेम, मतलब न कम न ज्यादा, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम लोग उसको बोलते हैं। तो इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, मतलब जिसको डुबा रहे हैं आप, जिसको पानी में डुबा रहे हैं, यदि दोनों का कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन सेम है तो क्या होगा, मान लीजिए आप किसी चीज को डुबा रहे हैं, ठीक है, जिसको डुबा रहे हैं उसका कंसंट्रेशन, उसके अंदर जो पानी है उतना ही है जितना इसमें है। इस कंडीशन में क्या होगा,
पानी तो जाएगा भी और निकलेगा भी, दोनों चीज होगा, मगर इक्वल मात्रा में होगा। मतलब अंदर जितना पानी जा रहा है उतना ही पानी बाहर आ रहा है, ये चीज यहाँ पे होगी। इस कंडीशन में क्या होगी कि जो पानी की मात्रा है अंदर और बाहर जाने की मतलब बराबर रहेगी, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पार्टिकल में, कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। इसी को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इस प्रकार के सॉल्यूशन को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, हाइपर मतलब हाइपर का मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब क्या, ज्यादा का मतलब यही हुआ कि मान लीजिए कोई सॉल्यूशन क्या है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है। गाढ़ा है मतलब बहुत ज्यादा क्या है, सॉल्यूट ज्यादा है, मतलब इसमें जो है क्या ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है। मान लीजिए नमक आपने डाल दिया है, तो नमक क्या है इसमें, नमक की मात्रा इसमें मान लीजिए कि ज्यादा हो गई है। ठीक है, नमक की मात्रा क्या है, ज्यादा है। और पानी की मात्रा क्या है, मान लीजिए हम लोग पानी इससे दिखाते हैं, पानी इससे दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं जरा इसको चेंज कर लूँ। मान लीजिए पानी जो है इससे दिखा रहे हैं, तो पानी की मात्रा क्या है, पानी की मात्रा कम है और नमक की मात्रा ज़्यादा है, मतलब सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। मतलब आप बोलोगे दिस इज लो वाटर कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन कम है, पानी की मात्रा कम है। इस कंडीशन में क्या होगा, जिस सेल को आप डालोगे, ध्यान से देखिए, मान लीजिए आप इसमें सेल डाल रहे हैं, क्या होगा उस सेल के साथ, उस सेल के साथ यही होगा कि सेल देख रहा है कि बाहर में पानी, बाहर में गाढ़ा है, बाहर में क्या है, गाढ़ा है। वो बोलेगा कि बाहर वाला को पतला करो भाई, बहुत पढ़ाकू हो गया, बाहर वाला को तुम पतला करो। और क्या करेगा, अंदर का जितना पानी है, सेल के अंदर जितना पानी है वो बाहर निकल जाएगा। और इस प्रकार से ये जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल चिपक जाएगा, मतलब श्रिंक कर जाएगा, मतलब पिचक जाएगा, मतलब ये है और ये पिचक गया। ये होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आई होप आप बात समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है प्लाज्मोलाइसिस। क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस, अभी जो हमने बताया कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है भाई, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में यही होता है कि जो सेल जिसको आप डुबो रहे हैं उससे पानी निकल जाता है, वो पिचक जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। मतलब जिसमें सेल अपना वाटर को लूज कर देता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, दोनों को हम लोग समझते हैं कि प्लांट सेल होती क्या है, एनिमल सेल क्या होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्लांट सेल है, जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है दिस इज एनिमल सेल। दोनों में अंतर को समझिए तो आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। सबसे पहले हमने अभी बोला ही था कि प्लांट सेल में बाहर में एक सेल वॉल होती है, मतलब बाहर में एक दीवार अंबुजा की लगी हुई है कि टूटने नहीं देंगे। आप देखे होंगे कि जो प्लांट की बाहर वाली जो बार्क होती है वो काफ़ी मजबूत होती है। ठीक है, और हमारा जो है वो मजबूत नहीं है उतना। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाहर की जो उसकी वॉल होती है वो सेल वॉल होती है। ठीक है, जो कि बनी होती है किसकी, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, और हम यदि बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल में, दोनों में सेल वॉल के बाद, मतलब प्लांट में सेल वॉल है, एनिमल में नहीं है। तो एनिमल में सेल वॉल नहीं है, उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखने को मिलेगा। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन जो होता है इज सराउंडेड बाय अ सेल वॉल इन प्लांट सेल। सेल वॉल में एनिमल सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। दूसरी चीज, रिलेटिवली जो है लार्जर इन साइज होता है प्लांट सेल। देखते हैं आप कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, हम लोग होते हैं कि उतने बड़े नहीं होते हैं, मतलब एनिमल सेल जो होता है वो स्मॉल होता है। उसके बाद प्लास्टिड जो होता है, लाइक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट में। अब प्लास्टिड क्या होता है हम लोग आगे अभी बात करेंगे, दो प्रकार के जो है प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे आज। ठीक है, अभी नॉर्मली मैं बता दूं, जो क्लोरोफिल आप देखते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट देखते हैं ना, वो क्या है, प्लास्टिस मतलब प्लास्टिड है वो। ठीक है, एक टाइप का जो पिगमेंट होता है उसको प्लास्टिड बोलते हैं। प्लास्टिड जो वो एनिमल्स में एब्सेंट होता है। उसके बाद जो वैक्यूल्स होता है वो बहुत लार्ज साइज होता है इसमें, और इसमें जो वैक्यूल होता है वो बहुत स्मॉल साइज के होता है। वैक्यूल एक तरह का थैली है जहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स जो है वो जमा होते हैं। जैसे आपने अमीबा में सुना होगा कि अमीबा जो है उसके अंदर वैक्यूल होता है जहाँ पे फूड जमा रहेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए हम लोग एक इंपॉर्टेंट नोट्स की ओर बढ़ते हैं जहाँ से एग्जाम में सवाल आता है। देखिए सवाल क्या आता है, सवाल आता है जैसे कि भी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल इसलिए होता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि इसमें चीज़ें जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इससे चीज़ें जा सकती हैं इसलिए इसको हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद
प्लांट सेल वॉल जो होता है वो किसकी बनी होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो एग्जाम में सवाल पूछेगा, यहीं पे कंफ्यूज करता है बच्चा, सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। उसी प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। दोनों में डिफरेंस है, दिमाग में रखिएगा। आगे बात करते हैं एंडोसाइटिस की। तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी ना कभी अमीबा को देखा होगा इस तरह से खाना पकड़ते हुए। तो ये इसका जो शेप होता है अमीबा का, वो चेंज होता है, स्यूडो शेप होता है। मतलब आप ऐसे गोल देख रहे हैं, उसका पैर निकाल लिया, ये इसी का यूज़ करके, मतलब इसके अलग से कोई पैर है नहीं, ये क्या करेगा, ये इसी को अपना फैला लेगा और पैर की तरह ये आगे मूव करेगा। और ये ऐसा करके फैला ले, मान लीजिए कोई यहाँ पे आया, ये इधर फैलाया इसको, और ये इसको इधर फैलाया और इसको बंद कर लिया, फिर ये जो सब्सटेंस इसको खा रहा है वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फूड वैक्यूल जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। ठीक है, तो यही प्रोसेस है जिसको हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो मैं बता दूं, एंडोसाइटोसिस इज अ सेलुलर प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस आर ब्रॉट इनटू द सेल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और इसकी पूरी जो सीरीज है वो आपको एनालाइज फॉर यू ऐप में साइंस की दिखेगी, आप उस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्रोमोसोम की, गुणसूत्र। देखिए, एक होता है गुणसूत्र क्रोमोसोम। हमारे यदि बात करें हमारे एनिमल सेल में, ये एनिमल सेल में आपको क्रोमोसोम कितने मिलेंगे, 46 मिलता है, 46। ठीक है, और यदि पेयर में एग्जाम में सवाल पूछे तो 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं। 23 को और यदि हम लोग आगे डिवाइड करें तो 23 किस तरह से होते हैं, तो 22 प्लस 1 होता है। एक मतलब एक क्या होता है, तो 22 पेयर की बात कर रहे हैं, मतलब 23 पेयर होता है। ठीक है, तो 22 पेयर प्लस 1 पेयर, 1 पेयर जो होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम मतलब क्या, ये सेक्स क्रोमोसोम क्या करता है, ये लड़का होगा या लड़की होगा ये डिसाइड करता है। कैसे होगा, यदि हम मेल की बात करें तो मेल में जो होता है, जैसा कि हमने बोला कि ये पेयर में होता है। ठीक है, तो मेल में जो क्रोमोसोम पेयर में होगा वो XX होता है, और यदि XY होता है, सॉरी XY होता है। और यदि हम फीमेल की बात करें, फीमेल में जो होता है वो XX होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब लड़का होगा या लड़की, रिप्रोडक्शन में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मगर यहाँ पे मैं बता देना चाहूँगा। यदि मान लीजिए दोनों में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए कि इसका एक उठ के आएगा, इसका एक उठ के आएगा। मान लीजिए X और X के साथ मिल गया, तो XX किसका है भाई, तो XX मतलब लड़की, मतलब लड़की पैदा होगी। और यदि मान लीजिए इसका Y और इसका X मिल गया तो क्या हो जाएगा, मतलब पैदा हो जाएगा लड़का। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पे बेबी जो है वो बॉय या यहाँ पे गर्ल होती है। अब हम लोग क्रोमोसोम की बात कर रहे थे। बेसिकली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं जरा स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा, और ये जो स्ट्रक्चर आप क्रोमोसोम का देख पा रहे हैं मैं जरा दिखाना चाहूँगा। ये जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये क्रोमोसोम इस स्ट्रक्चर में तभी दिखता है, कब दिखता है, जब डिवीजन हो रहा होता है सेल में। यदि सेल में डिवीजन नहीं हो रहा है, डिवीजन मतलब समझ रहे हैं बात, हमने बोला कि सेल 2 टाइम में डिवीजन करता है। एक जब रिप्रोडक्शन होगा, जब बच्चा बनेगा, कोई जायगोट हो रहा है उस कंडीशन में। दूसरा, मान लीजिए हमारे सेल में ही ग्रोथ हो रही है तो उसमें भी सेल डिवीजन होगी। माइटोसिस और मियोसिस की हम लोग बात कर रहे थे, आगे अभी हम बात करेंगे उसकी डिटेल में। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमने बोला कि जब सेल में डिवीजन होगा तब क्रोमोसोम दिखेगा, और सेल में जब डिवीजन नहीं होगा तो क्या दिखेगा, क्रोमेटिन दिखेगा। ठीक है, और क्रोमेटिन कहाँ दिखता है, वो दिखता है न्यूक्लियस में। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यदि धुंधली तस्वीर आ रही होगी तो माफ करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस में क्या होता है कि इस न्यूक्लियस में जो है इस तरह से जाली नुमा जो होता है, क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। ठीक है, क्रोमेटिन उसको बोलते हैं। और वो क्रोमेटिन जब डिवीजन होने वाला होता है, जैसे ही डिवीजन होगा वो क्रोमेटिन एकदम बिल्कुल मतलब कि इस तरह से जो है वो बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये चीज़ होती है क्रोमोसोम की, आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये डीएनए का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये डीएनए का ही एक तरह का ये है फॉर्मेशन है। अब देखिए, ये हमने देख लिया क्रोमोसोम। अब क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के बारे में हमने बोला कि क्रोमेटिन जब डिवीजन नहीं हो रहा होता तब न्यूक्लियस में आपको क्रोमेटिन दिखेगा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है ये, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रोमेटिन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये जो ऐसे जो है तार तार टाइप का दिख रहा है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमेटिन है। समझ गए बात। चलिए अब जीन की बात करते हैं। जीन क्या है, गुणसूत्रों की कार्यात्मक इकाई है। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जीन। मतलब जीन जो काम कर रहा है वो किससे काम कर रहा है, जो क्रोमोसोम काम कर रहा है वो किससे काम कर रहा है, इसी जीन से काम कर रहा है। ठीक है, तो जीन बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको इसमें डीएनए दिखता है। ठीक है, इसमें क्या दिखता है, डीएनए दिखता है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम आर कॉल्ड जीन।
समझ गए बात। जिस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कार्यात्मक एक फंक्शनल यूनिट स्ट्रक्चरल यूनिट हमारी सेल होती है, उस सेल से ही क्या बनता है, पूरा हमारा बॉडी बना हुआ है। उसी प्रकार से ये जो जीन है ये क्या है, ये क्रोमोजोम की फंक्शनल यूनिट है, मतलब इसी से जीन से ही क्रोमोजोम बना है। तो आप आई होप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं न्यूक्लियोइड की। न्यूक्लियोइड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। न्यूक्लियर रीजन ऑफ द, देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, मैं डायग्राम से ही मैं दिखा देता हूँ। देखिए अब क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें जो न्यूक्लियस आप देख पा रहे हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर का जो आप लेयर देख पा रहे हैं, जो झिल्ली है, ठीक है, मेम्ब्रेन जो है वो नहीं दिखती है। जैसे ये मेम्ब्रेन जो है ना, ये दिखेगी नहीं, ठीक है, फिक्स नहीं है, मतलब कि मेम्ब्रेन नहीं है वैसी क्लियर, उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। दिस इज न्यूक्लियोइड, ठीक है। और जब ये बिल्कुल फिक्स दिखती है तब उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। हालांकि इस डायग्राम में आप एक एक्स्ट्रा में न्यूक्लियोलस भी देख पा रहे हैं, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। जो कि यहाँ पे डायग्राम में न्यूक्लियोलस की बात आई है, उसको भी मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए ये है न्यूक्लियस और इसके अंदर में आता है ये न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस बेसिकली क्या होता है, ये आरएनए का बना होता है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछता है कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो किसका बना होता है, तो ये आरएनए का बना होता है, ये दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो हमने क्या बोला कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि न्यूक्लियोइड क्या होता है। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या होता है, तो न्यूक्लियोइड कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसे जो है आप देखेंगे कि जिसमें डिफाइंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, इसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये किस में होता है भाई, तो ये चीज़ होती है प्रोकारियोट में। प्रोकारियोट एक टाइप के ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या है, जिसमें आपको ये न्यूक्लियोइड देखने को मिलते हैं। मतलब उसमें कोई न्यूक्लियस फिक्स नहीं है, मतलब उसमें बाहर में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। मतलब मान लीजिए कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में ऐसा ही ये पड़ा हुआ है, मतलब बाहर में कोई झिल्ली उसको बांध के नहीं रखा है, ठीक है। यदि बांध के रखा हुआ रहता तब उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, लेकिन बांध के नहीं रखा तो उसको लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये किस में होता है, ये रहता है प्रोकारियोट्स में। एग्जाम्पल बोलोगे सर किस में होता है, ब्लू ग्रीन अलगी देख लीजिए, ठीक है। ब्लू ग्रीन अलगी को और क्या बोलते हैं जरा कमेंट में बताइएगा। जिनका नहीं मालूम नहीं रहेगा आपको तो मैं कमेंट में आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है, और जिनका सही होगा उनको मैं हार्ट दे दूंगा। चलिए, बैक्टीरिया में मिलेगा और माइकोप्लाज्मा में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। यदि माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ भी आपको जानकारी है तो कमेंट में जरूर साझा करिए। इससे संबंधित जो जानकारी है मैं एमसीक्यू में आपको पुट करने वाला हूँ, तो एमसीक्यू भी इसके बाद आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बात करते हैं, और आगे हमारा क्या है, तो आगे है हमारा यूकारियोट। यूकारियोट क्या है भाई, तो यूकारियोट आप देख पा रहे हैं कि ऐसी जिसमें क्या है, तो फिक्स कोई, यदि मान लीजिए कि न्यूक्लियोइड हम देख पा रहे थे यहाँ पे, तो ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यदि मान लीजिए कि ऑर्गेनिज्म जिसमें आपका जो सेल है उसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रहा है, झिल्ली देखने को मिल रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूकारियोट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों में आप अंतर समझ गए। हमने देखा ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल में यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको हम लोग प्रोकारियोट बोल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इससे एग्जाम में सवाल भी पूछता है, तो मैं जरा इसको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे देख पा रही है प्रोकारियोट किससे बना होता है, तो प्रो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव, जिसको प्राइमरी बोल सकते हैं, और कारियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकारियोट, ठीक है। उसी प्रकार से हम यदि बात करें यूकारियोट की तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो प्रोटोजोआ इसका एग्जाम्पल है, फंगी उसका प्लांट और एनिमल्स इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे हम यदि बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिल्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिल्स क्या है, तो जैसा कि हमने बोला था कि सेल जो होता है, सेल में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जिसका अलग अलग काम है। मान लीजिए सेल है, उसके अंदर एनर्जी देनी है, कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा, ठीक है, एनर्जी, उसको पावर हाउस बोलते हैं। लाइसोसोम क्या करेगा, सेल को क्लीन रखने का काम करेगा। बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस आ रही है उसको क्लीन कर दिया, मतलब उसको खत्म करने का काम करेगा। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिल्स, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिल्स। तो पहला ऑर्गेनिल्स कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मालूम है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, और यहाँ पे एक एटीपी होता है जिसको हम लोग करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ये करेंसी है, ठीक है। और कोई ऑर्गेनिज्म में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि एनर्जी जो है वो सेव होकर रहता है कि बाद में उसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इससे संबंधित एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था, मैं बताना चाहूँगा, आई थिंक बीपीएससी में पूछा था कि बताओ भाई कि जो प्लांट सेल है उसमें एटीपी जो है वो कहाँ बनता है। तो कहाँ बनता है यदि पूछे तो ये बनता है आपका जो फोटोसिंथेसिस है उस प्रोसेस पे बनता है, ठीक है। और ये कहाँ पे सेव होकर रहेगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में सेव होकर रहेगा। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, जरा इसको ख्याल में रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म, उसके बाद हमारा क्या है,
तो आप यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया देख पा रहे हैं। कुछ स्ट्रक्चर यदि बात करें तो कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें दो लेयर आपको देखने को मिलता है, ये एक बाहर का लेयर है, ये अंदर का लेयर है। अंदर का लेयर इस प्रकार का फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें इसकी एरिया बढ़ जाती है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं फोल्डिंग है इस प्रकार से, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आपको डीएनए और प्रोटीन दिखेगी। एग्जाम में सवाल पूछता है कि बताओ कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे डीएनए दिखता है। एग्जाम में पूछा सवाल, एक तो न्यूक्लियस में दिखता है, दूसरा आपको इसमें भी दिखता है, तीसरा किस में दिखेगा, इस पर आगे बात करेंगे हम लोग। तो अभी दो चीज़ पे आप लोग देख लिए कि दो चीज़ में आपको डीएनए मिलता है, एक तो न्यूक्लियस में और दूसरा किस में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी, ठीक है। आगे बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक ट्यूब का टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख पा रहे हैं, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये ट्यूब टाइप की बिल्कुल स्ट्रक्चर होती है। तो मैं जरा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आगे हम लोग बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है आरईआर। दोनों से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ क्यों बोलते हैं भाई, तो रफ बोलने के पीछे कारण है इसमें, क्योंकि रफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है ये राइबोसोम इस प्रकार से रहता है, ठीक है। राइबोसोम इस प्रकार से रहता है जो कि प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। तो आरईआर लुक्स रफ अंडर ए माइक्रोस्कोपिक बिकॉज इट हैज पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, ठीक है। तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोटीन है वो उसके बाद जो है वो क्या करता है, वेरियस पार्ट्स में चला जाता है और ईआर का यूज़ करके, मतलब ईआर का काम होता है कि भाई ये प्रोटीन जो बना है उसको सबको भेज दो पूरे सेल में, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं SER। क्या है ये भाई, तो इट हेल्प द मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स। ये क्या करता है, जो फैट मॉलिक्यूल्स होता है, जो लिपिड्स होता है, वो बनाने में इसका मदद करता है। आपने लिपिड्स के बारे में भी पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में, वो किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। वो लिपिड कौन बनाता है, ये सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो आप इसको दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कि ऐसे पीछे सवाल पूछ दे कि बताओ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड बनता है वो किससे बनता है, तो ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये उसको बनाता है। इसको जरा दिमाग में रखिएगा। आगे बात करें तो इसमें सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प, देखिए हमने लिख ही दिया यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं बायोजेनेसिस। ये जो मेम्ब्रेन बन रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका बायोजेनेसिस, ठीक है। आगे बात करते हैं। वन फंक्शन ऑफ द ER इज टू सर्व द एस चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन्स। देखिए ER हमने तो बोल ही दिया कि ER का काम होता है कि भाई किस प्रकार से प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, अलग अलग पार्ट में। अब आते हैं गोल्जी एपरेटस में। देखिए गोल्जी एपरेटस आप देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है गोल्जी एपरेटस, ठीक है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, यह है गोल्जी एपरेटस। बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्जी एपरेटस, ठीक है। तो गोल्जी एपरेटस के बारे में हम लोग समझते हैं। तो गोल्जी एपरेटस जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, फैक्ट्री है किसका, प्रोटीन का, ठीक है। रिसीव फ्रॉम द ER, मतलब ER ने, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे जो उसने प्रोटीन बनाया वो क्या करेगा, ये उसको प्रोसेस करेगा और अलग अलग जगह पे ये भेज देगा। कौन भेज देगा, गोल्जी एपरेटस भेजने का मुख्य काम करता है, ठीक है, कि कहाँ पे किसको भेजना है। साथ ही साथ गोल्जी एपरेटस का और एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि लाइसोसोम जो सेल में बनती है ना, वो ये गोल्जी एपरेटस ही बनाता है। तो चलिए हम लोग चूंकि लाइसोसोम की बात आ रही है तो हम लोग लाइसोसोम पे चलते हैं, ठीक है। और गोल्जी एपरेटस कहाँ दिखेगा आपको, ये देख पा रहे हैं गोल्जी एपरेटस, ठीक है। चलिए हम लोग लाइसोसोम की बात करते हैं। और लाइसोसोम जैसा कि हमने बोला कि ये क्लीन करता है, हमारे सेल को क्लीन करेगा। कोई भी बाहर से बैक्टीरिया आएगा, मारो उसको। कैसे मारो, तो इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसको सुसाइड बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस प्रकार की स्ट्रक्चर, आई थिंक शायद धुंधली दिख रही होगी, तो मैं जरा इसको बना दूँ। तो ये बेसिकली क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, इस प्रकार का स्फीयर टाइप का जो है इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि एंजाइम होते हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर में एंजाइम भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर में मेम्ब्रेन होता है, इसका झिल्ली होता है। ये क्या करेगा, अपना झिल्ली को फाड़ देगा, तोड़ देगा और जिसको मारना है, जो बाहर का मटेरियल उसमें मतलब चला गया, तो ये क्या करेगा, खुद खत्म कर लिया अपने आप को, तो इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। और ये जो फालतू वाला चीज़ है, जो बाहर से मटेरियल आया है या कोई डेड सेल है, उसको भी ये नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है।
उसके बाद बात करते हैं प्लास्टिड की। जैसा कि हमने बोला कि प्लास्टिड 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं भाई? तो एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसको हम लोग कलरफुल प्लास्टिड बोलते हैं, जिसमें कलर होता है। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो व्हाइट होते हैं या कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। एग्जाम में पूछता है कि बताओ निम्न में से कौन सा कलरलेस प्लास्टिक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ल्यूकोप्लास्ट इज द आंसर, ठीक है। अब कलर यदि प्लास्टिक की बात करें तो आपने क्लोरोप्लास्ट का जरूर नाम सुना होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल आपने जरूर सुना, जो पत्ते में मिलता है, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है कि खाना बनाना, ठीक है। किसमें? तो सनलाइट के प्रेजेंस में। वो जो है क्रोमोप्लास्ट आप देख पा रहे हैं, उसी को कलर प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये केवल पौधों की कोशिकाओं में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, और आगे हमारा है ल्यूकोप्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये ऑलरेडी हो चुका है, ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है जैसे स्टार्च हो गया, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनिल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। इसमें क्या होता है? ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है, आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद जैसा कि हम बोल रहे थे कि सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन 2 टाइप के होते हैं, एक तो माइटोसिस होता है, दूसरा मियोसिस होता है। माइटोसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच ऑफ द सेल, ग्रोथ के लिए जो होता है उसको माइटोसिस बोलते हैं। ग्रोथ का मतलब मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, जैसा कि हमारा ही बॉडी का सेल है, तो ये धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि वो मोटा होता मैं जा रहा हूँ, ठीक है, या कोई मान लीजिए अब लंबाई बढ़ रहा है, चौड़ाई बढ़ रहा है, एक बच्चा से कैसे बड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें क्या होती है? इसको माइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है मियोसिस। तो मियोसिस जैसा कि हमने बोला था अभी कि डॉटर सेल जब होता है, जैसे यहाँ पे देखिए मियोसिस हो रहा है, ठीक है। तो मियोसिस क्या होता है? मियोसिस बेसिकली जो है कोई एक नया कोई स्प्रिंग बन रहा है, मतलब कोई बच्चा बेबी बन रहा है प्लांट में, किसी प्रकार से असेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है। रिप्रोडक्शन में लोग डिटेल में समझेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मियोसिस। तो आई होप समझ गए होंगे आप, मियोसिस हमने यहाँ पे दे दिया है इस प्रकार से, ठीक है। तो कोशिकाओं में केवल मातृ कोशिकाओं की तुलना में आदि संख्या जो है आदि, आपको मालूम है, इसके पहले हमने क्रोमोसोम के बारे में बताया था कि किस प्रकार से क्रोमोसोम जो है XY कैसे ट्रांसफर होता है, उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पूरी सीरीज आपको मिलेगी एनालाइज फॉर यू ऐप में, जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।